नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा चुनाव के अब तक आए नतीजों ने जबरदस्त उलटफेर कर दिया है। एग्जिट पोल्स में जहां एनडीए को 400 पार सीटें मिलने का आकलन किया गया था, नतीजों में 300 के नीचे सिमट गई है। बीजेपी अकेले दम पर बहुमत नहीं ला पाई, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सत्ता संभालने को तैयार हैं। उधर कांग्रेस का कहना है भले आंकड़ों में इंडिया गठबंधन थोड़ा पिछड़ गया हो, लेकिन साथियों के साथ राय मशवरा करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। यानी सत्ता हासिल करने का खेल अभी ओपन है। कल इंडिया गठबंधन के नेताओं की दिल्ली में बैठक है और उसमें रणनीति तय की जाएगी। इस बीच एनडीए के दो दल नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जेडीयू और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर बनकर उभरे हैं। अगर इन दोनों ने एनडीए से पाला बदला तो मोदी जी का बहुमत का इंतजाम करना मुश्किल भी पड़ सकता है। इसलिए दोनों ही गठबंधन और बहुमत के जुगाड़ में लग गए हैं और आने वाले दिन बहुत गहमा गहमी वाले रहने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जीत कर भी बीजेपी को हारा हुआ क्यों माना जा रहा है और हार कर भी कांग्रेस विजेता कैसे बन गई है। देखिए फैसले का दिन। जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डेवलपमेंट का काम नहीं होता है, तो इसी के लिए जो कानून मोदी जी ने किया है 147 एमपी को एक्सपेल करके, वो कानून अभी कामयाब नहीं होगा। इसी के लिए कि 2/3 मेजोरिटी तो नहीं मिला। 2/3 मेजोरिटी नहीं होने से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता। आप लोगों को पता है ना? पता है तो न पता नहीं है। जो हारा है उसको लिए हमारा कोई दुख नहीं है। हमारा पार्टी को अगर जो हारा भी है उसको हारा गया है रुपया देके, मैं तब भी उसको कंग्रेचुलेट करने चाहूंगी कि वो लोग हिम्मत से लड़ा। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। हम आज का चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो रोल है, हम कहने चाहूंगी कि ये बीजेपी का कमीशन का तरह काम किया। दे आर जस्ट लाइक हिज मास्टर। आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे, ये जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ है, इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हुआ है, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन पर बीजेपी ने आक्रमण किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखे हैं वो स्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जनता अदानी जी को मोदी जी से डायरेक्टली कोरिलेट कर रही है। मोदी जी की हार होती है, स्टॉक मार्केट कहता है भैया मोदी जी गए तो अदानी जी गए। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, करप्शन की रिलेशनशिप है। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है कि आज
जनता का आभार व्यक्त करने का दिन है, जो जीते उनको बधाई देने का दिन है। संगठन का स्वभाव है विश्लेषण करने का, वो संगठन अपनी ओर से विश्लेषण करेगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने क्षेत्र में हर गांव में जाकर काम किया। इस क्षेत्र को मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष दिए। हार या जीत के बावजूद लोगों से मैं जुड़ी और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। विपक्षी दलों के नेताओं के आए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मोदी जी की हार है और उनको जीता नहीं माना जाना चाहिए। मोदी शाह को अब देश नहीं चाहता है। क्या इन जो नतीजे आए हैं उसका यही संकेत है? अगर उनको गौर से देखें तो क्या निकल के आता है? क्या वाकई बीजेपी भले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हो लेकिन बहुमत से दूर रह गई अकेले, लेकिन एनडीए के तौर पर वो बहुमत हासिल कर चुकी है। बावजूद इसके मोदी जी को नहीं चाहता देश। क्या ये सही है? इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके जरिए एक झलक मिलेगी आखिरकार अगली बार सत्ता संभालने के लिए वो कितना तैयार हैं। क्या इस जो जीत मिली है इसमें जो डेंट लगा है उससे उनके मनोबल पे कोई असर पड़ा है? किसी तरह का कोई खतरा है बहुमत हासिल करने में? ये भी बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि आखिरकार ये माना जा रहा है कि अब जो बीजेपी की सरकार बनेगी वो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू दोनों पर डिपेंडेंट होगी। उस कुर्सी के 2 पाए दोनों दलों के हाथ में हैं और दोनों किंग मेकर की भूमिका में हैं। इसलिए मोदी जी पहले जैसा बर्ताव नहीं कर पाएंगे। ये सब जो है नई सरकार में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ये भी बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने वाले हैं और नेहरू युग के बाद वो पहली बार ऐसा होगा जब कोई एक नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये देश का एक बड़ा इतिहास होगा और मोदी जी इस इतिहास पे अपना नाम लिखाने वाले हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं मोदी जी का अहंकार ले डूबा। ममता बनर्जी ने बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल की है। माना जा रहा था बीजेपी वहां पे अच्छा करेगी और टीएमसी को पीछे कर देगी, लेकिन उल्टा हुआ। बीजेपी पिछली बार जीती अपनी 18 सीटें भी बरकरार नहीं रख पाई और ममता बनर्जी अपनी 22 सीटों से आगे 29 सीटों तक पहुंच गई हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त उलटफेर वाले नतीजे दिए हैं। उत्तर प्रदेश उनमें सबसे आगे है। यूपी वो जगह है जहां से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता होकर जाता है। ये लगातार कहा जाता है जुमला, और ये जुमला इस बार भी सही साबित हुआ। मोदी सरकार को डेंट दिया गया है, यूपी से मिला। अगर यूपी उसी तरह का व्यवहार करता जैसा कहा जा रहा था, जैसा एग्जिट पोल में बताया जा रहा था, जितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी वहां पर है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली की सत्ता मोदी के लिए एक बार फिर उतनी ही मजबूत साबित होती। हम चलते अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ बने हुए हैं चंद्रमोहन चौबे जी, प्रवक्ता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष मिश्रा जी, जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, भले सत्ता हासिल न कर पाई हो लेकिन काबिले तारीफ माना जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी का यह कहना कि देश मोदी शाह को नहीं चाहता, ये कहां निकल के आया है? आखिरकार एनडीए बहुमत हासिल कर चुका है और सत्ता संभालने के लिए मोदी जी तैयार हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसका निश्चित तौर पर सम्मान करते हैं। एक तरफ से विपक्ष को परेशान करने के लिए जितनी भी प्रताड़ना देना था और जो कुछ करना था आदरणीय प्रधानमंत्री, जिससे कि जनता को प्रताड़ित किया जा सके और विपक्ष को कमजोर किया जा सके, लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ, जनादेश आज पूरे देश में आप पूरे चुनाव को उठा के यदि देखेंगे तो हर चुनाव में आपको याद होगा हर एक जगह पर एक ही कैंपेन चलता था, मोदी की गारंटी। और हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर मोदी जी कहा करते थे कि आपका वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए है। तो आज यदि आप देखने के लिए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से देश की जनता ने नकारा है।
एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखने जाएं तो खुद नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव वाराणसी से लड़ते थे, 5.5 लाख का उनका मार्जिन 1.5 लाख से आकर सिमट गया है। थोड़ा सा और यदि हमारे पास नियंत्रणाएं होती तो मैं निश्चित तौर पर बोलता हूं कि मैंने आपको इसके परिषद बताया भी था कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी से यूं ही चुनाव नहीं जीतने देंगे। लेकिन पूरी भारत के भारतीय जनता पार्टी, पूरे भारत के तंत्रों का उपयोग करके इन्होंने जितना घोर गब्बरगिरी करने का काम इन्होंने वाराणसी में किया, जिसका फलस्वरूप है कि इनको 1.5 लाख का मार्जिन हुआ। वरना इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद का भी सीट नहीं निकाल पाते। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, इस अपवाद और इस अफवाह से दूर रहे, क्योंकि मोदी जी को देश की जनता ने नकार दिया है, मोदी की गारंटी को नकार दिया है। और इंडिया अलायंस में जिस प्रकार से जोर जबरदस्ती और यंत्रणाओं का उपयोग करके इन्होंने लोगों को दबा के रखने का काम, बांध के रखने का काम अपनी पार्टी के अंदर और गठबंधन के अंदर किया था, वो बंधन टूटने जा रहे हैं। देश के लोकतंत्र में संविधान के तहत सभी लोगों को, पत्रकारों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को, युवाओं को, हर एक वर्ग को एक नए तरीके की आजादी मिलने जा रही है। देश संविधान से चलेगा, न कि तानाशाही से चलेगा। और आप लिख कर ले लीजिए, मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूँ, यही एनडीए गठबंधन के जो साथी लोग हैं वो अपनी व्यथा को आने वाले कुछ घंटों में एक एक कर कहते हुए नजर आएंगे और पिछली बातें सब निकल कर बाहर आएंगी कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने उन पर तानाशाही करके उन्हें दबा के, डरा के, धमका के रखा था। और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको तारीख, समय और जगह कल तक फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, कल आप लोगों की मीटिंग है, उसमें सरकार बनाने की के तरीकों पर आप लोग जो है बातचीत करेंगे। लेकिन आशीष जी, क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर देने को तैयार हैं आप लोग? देखिए, आदरणीय नीतीश जी हम सभी के अभिभावक रहे हैं, अभिभावक हैं और अभिभावक रहेंगे। निश्चित तौर पर कुछ न कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं और मुझे नहीं लगता कि आदरणीय नीतीश कुमार जी से कोई परिपक्व और समझदार कोई नेता होगा। और बोला ना कि जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया कि हम उनके ही गठबंधन में मिले हुए साथी आपको अपनी बातें कहते हुए नजर आएंगे और हमारे लिए दरवाजे खुले हैं। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी, नीतीश कुमार को ये लोग ले जाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे और आप लोग अल्पमत में आ जाएंगे। बीजेपी को बहुमत मिला नहीं है, तो ऐसे में सरकार चलनी मुश्किल है। प्रधानमंत्री भले पहली बार शपथ ले ले मोदी जी, लेकिन बहुमत साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी नवीन जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और सबसे पहले देश की जनता जनार्दन को, इस देश के मतदाताओं को हृदय से हार्दिक आभार है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो है तीसरी बार कोई सरकार लगातार तीसरी बार आ रही है कि जनता जनार्दन का। लेकिन 400 पार तो नहीं हो पाया ना, 400 पार का 300 पार भी नहीं हो पाया। आप लोग झूठे नारे लगाते रहे और जो है विपक्ष को बरलाते रहे, जनता को बरलाते रहे। नवीन जी, ये बताइए, जिसके पास नंबर ही जो फेल हो रहा हो वो क्या अधिक बात करेगा? आप बताइए, हमारे पास 353 सीटें हमारी थी, तो हम क्या 353 से नीचे की बात करेंगे क्या? चंद्रमोहन जी, इस समय मोदी, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और जो एनडीए को बहुमत मिला है उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वहां काफी जोश है। भले कहा जा रहा हो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में जबरदस्त जोश दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी का संबोधन बहुत कुछ बताएगा। आखिर देश की दशा दिशा क्या होगी, बीजेपी क्या सोचती है, क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस कुछ कम हुआ है या लगातार तीसरी बार जीत से और बढ़ गया है। तस्वीरों में देखिए, जबरदस्त जोश और जश्न की तस्वीरें हैं। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। उनके स्वागत की तैयारियां पार्टी की ओर से की गई हैं। एक विजेता की तरह हर बार 2019 में भी हमने देखा था जब प्रधानमंत्री मोदी जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे तो एक विजेता की तरह उनका स्वागत किया गया था। और हर बार उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद
और वैसे भी जब भी कोई बड़ी जीत होती है तो प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं और उनका स्वागत उतने ही शानदार तरीके से किया जाता है। और आज तो बहुत बड़ा जश्न का दिन है। भले बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए के तौर पर, एक गठबंधन के तौर पर वो विजेता बन के ही उभरे हैं। भले उनके दावे पूरे नहीं हुए हों, 400 पार नहीं आए हों, लेकिन इतना जोरदार स्वागत तो बनता है जब तीसरी बार जनता चुन कर देती है। और इसलिए जिस सहर्ष से हम सब स्वागत कर रहे हैं, पूरी देश की दुनिया की लोग देख रहे हैं, देश की जनता देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। तीसरी बार जो भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए ऐसे व्यक्ति का कैसे स्वागत होता है। और विनम्रता से सभी कार्यकर्ता जनता का अभिवादन का स्वीकार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी मोदी मोदी। का अभिवादन कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ता जश्न और जोश से उनका स्वागत कर रहे हैं। ऐतिहासिक तस्वीरें हैं ये। देश की दशा और दिशा का क्या संकेत मिलेगा, उनके संबोधन से पता लगेगा, जो थोड़ी देर बाद वो देश के सामने रखने वाले हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश को प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार चुने गए हमारे आदरणीय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। और इस संबोधन के जरिए जो निकल के आएगा बहुत कुछ बताएगा, आखिर नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी जीत की उनको उम्मीद थी या कहीं कुछ कमी रह गई है, उसका उनको थोड़ा अफसोस है। उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हुआ है या और बढ़ गया है लगातार तीसरी जीत के बाद। और जो कमी पेशी रह गई है उसको वो किस तरह से पूरा कर पाते हैं, क्योंकि लगातार खतरा बना रहेगा। कुर्सी के 4 पाए में से 2 पाए लगातार दूसरों के हाथ में हैं और ऐसी सरकारें कई बार मुश्किलों से घिरती हैं, कड़े फैसले नहीं ले पाती हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में जश्न चल रहा है। आपने तस्वीरों के जरिए देखा, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच चुके हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, बहुत जोरदार वहां जश्न की तैयारी है। आपको लगता है थोड़ा कमी रह गई है, पहले वाला जो जोश वो नहीं दिखेगा? नहीं, देखिए, उन्होंने उनके काम में, काम करने के तरीके में और उनके निर्णय लेने के तरीके में कोई कमी नहीं रहेगी। देश हित में जो भी निर्णय लेना होगा वो सरकार लेगी। और आप बताइए, 4 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर भी हम 3 विधानसभा में हमारी सरकार, हमारे एनडीए की सरकार, 2 जगह भाजपा की, 1 जगह एनडीए की सरकार बन रही है। जनता और जितना ये अभी एनडीए चंद्रमोहन चौबे जी, देखिए, ये समय जो है थोड़ा समझने का भी है और समझाने का भी है। थोड़ा लोगों को बताइए कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई आपकी तरफ से, पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आ पाया? नहीं, देखिए, देश की जनता के जनार्दन का जो भी निर्णय है वो सहर्ष स्वीकार है। हाँ, कमी थोड़ी सी इस बात पे रही कि विपक्ष जिस प्रकार से झूठ, अफवाह और भ्रम फैला रहा था, उस हिसाब से हम लोग को अपने काम पर ज्यादा विश्वास हुआ। इनके भ्रम, वरना बताइए, यही सब क्या बोल रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा,
देश में लोकतंत्र ये भी मतलब कंफर्म विपक्ष करते ने चलिए सकारात्मक कि कौन सा प्रचार नहीं अफवाह किया। और हो अपवाद सकता हो थोड़ी विपक्ष फैला देर के लिए, कुछ समय के लिए लगे हाथ पूछते जनता चलिए। जनार्दन थोड़ा निर्णय हो सकता हो जाता है, कोई उसमें वो नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि लेकिन मोदी जी भरोसा डिगा है लोगों का, जनता का भरोसा डिगा है, खासकर यूपी के लोगों का? नहीं, देखिए सिर्फ यूपी में डिगा है, बाकी अन्य राज्यों में आप देखें तो क्या हुआ, तो बंगाल में क्या हुआ है? हमारी सरकार बन रही, महाराष्ट्र में क्या हुआ है? में राजस्थान में क्या हुआ है? नहीं, तो आप कर्नाटका में देखिए हमारी जीत हुई है, तेलंगाना में हम जीते हैं, उत्तराखंड में हम जीते हैं, दिल्ली में हम पूरी की पूरी सीट जीते हैं, मध्य तो प्रदेश आप में हम पहले भी पूरी की जीते पूरी हुए सीट जीते थे। हैं। मैं कह रहा हूँ जहां घटा उसकी बात करिए ना, जिसकी वजह से बहुमत नहीं आ पाया है। बताइए। नहीं तो देखिए, इस पे हमारा शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चिंता करेगा और बात करेगी। ऐसा नहीं है कि हमारा जो है ठीक है, चले जाएंगे थाईलैंड और चले जाएंगे, ठीक है, बात करिएगा। दिनेश शर्मा जी, ठीक है, दिनेश शर्मा जी, क्या आप मानते हैं ये बीजेपी की जीत है, मोदी की जीत है, या कांग्रेस की जीत है? देखिए, कांग्रेस ने कहा था 295 सीटें हम जीत गए हैं। खड़गे साहब ने चुनाव के जस्ट बाद ये बात बोली थी इंडी गठबंधन के लोगों के सामने, तो 295 तक तो ये भी नहीं पहुंचे। अब बात आती है कि क्या मोदी की जीत थी, मोदी की जीत है या बीजेपी की जीत है। तो मैं निश्चित कहूंगा कि ये चुनाव ही मोदी के नाम पर हुआ था और देश के लिए हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे मुद्दों ने एंट्री की और सबसे बड़ी बात यह रही कि उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया है वह इसलिए ज्यादा अप्रत्याशित लग रहा है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मतदाता शायद खामोश रहा और चूंकि 55 और 50% के बीच में ये मतदान हुआ है, तो ये पहले ही कुछ मीडिया क्षेत्रों में भी हम भी इसका आकलन कर रहे थे कि कम मतदान से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोल रहा हूं, जबकि ऐसा ही मतदान उत्तराखंड के अंदर हुआ, लेकिन वहां नुकसान नहीं हुआ। आप उत्तर प्रदेश को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वोटर थे, जो अपने उनको पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, अदरवाइज और कोई कमी इस चुनाव के अंदर देखने को। आप नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी जी जो जिस तरह सरकार चलाई उसको लेकर किसी तरह का लोगों में गुस्सा था, नाराजगी थी? मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर गुस्सा होता तो आप उड़ीसा के अंदर स्वीप क्यों करते, आप कर्नाटक के अंदर एक शानदार प्रदर्शन क्यों करते, आप जो और दूसरे और भी ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पर आप कमजोर पड़ते, आप बिहार में क्यों अच्छा प्रदर्शन किए, आप हिमाचल प्रदेश में आपका प्रदर्शन क्या कहेंगे आप इसको? राजस्थान के बारे में क्या नरेंद्र रहा मोदी जी के किसी प्रकार के, नरेंद्र मोदी के किसी भी प्रकार के लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। इसको आप ये कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मतदाता या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इन वोटों को, इस भीड़ को जो सामने दिखाई दे रही थी, उसको वोटों में कन्वर्ट कराने में कुछ हद तक असफल रहा। ठीक है, कुछ गर्मी ने काम बिगाड़ा, लेकिन जो दूसरे दल हैं उनका उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा अच्छा। आशीष मिश्रा जी, बीजेपी मानने को तैयार नहीं है कि वो किसी तरह से लूज कर रही है, हार रही है, वो तो सरकार बनाने जा रही है। आप लोग कहां से सरकार बनाएंगे? केवल जो है आपका वोट 2.5% बढ़ा है और बीजेपी का थोड़ा सा कम हुआ है, आधा % से भी कम, अगर टोटल ओवरऑल वोट में देखा जाए तो इस तरह से अगर वोटों की बात की जाए तो कांग्रेस को थोड़ा फायदा हुआ है, बीजेपी को बहुत कम नुकसान हुआ है। तो लेकिन सीटें भले बीजेपी कम हो चुकी हों, सरकार तो वो बनाने जा रहे हैं, राष्ट्रपति भी उनका है, आप लोग कितनी भी कोशिश कर लें, क्या कर पाइएगा? ठीक है, हमने पहले आपको इसके पहले भी जब बात हुई थी पांडे जी, तो हमने आपसे एक ही बात कहा था, 2004-2024 में दोहराया जाएगा। अभी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता जी बात कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, तो मैं एक बात समझ नहीं पाया, ये अभी तक नरेंद्र मोदी जी को डाउनफॉल दिखाने के प्रयास में नहीं है। अरे आप इतना समझ लीजिए, मोदी की गारंटी, मोदी के नाम पूरे 543 जगह पे जो चुनाव हुए हैं, मोदी जी के नाम पे चुनाव हुआ है, हर जगह पे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव हुआ है, और 5.5 लाख वोट के अंतर से जीतने वाले प्रधानमंत्री जी
खुद 1.5 लाख के वोट के मार्जिन पे आ गए। अभी भी इनकी नजर से, अगर चश्मे से इनको नजर नहीं आ रहा है कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, तो ठीक है महोदय, एक काम करते हैं भाई, ये वापस एक इलेक्शन करा लेते हैं, कैंसिल करा करो, लड़ा लो चुनाव, हो जाएगा क्लियर, दूध का दूध पानी का पानी। देखिए क्या है पता है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए जब जमीन पे उतरा तो वास्तव में जब बताया कि संविधान को खतरा है, तो इसलिए बताया कि सुप्रीम कोर्ट आज भी कह रहा है कि सीबीआई के अधिकारी जो आज बैठे हैं वो औपचारिक रूप से उचित नहीं है, अनौपचारिक रूप से वो बैठे हुए हैं। बार बार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से आप अपने दल में लोगों को लेने का काम कर रहे थे, डराने धमकाने का काम कर रहे थे, आप लेके गए थे ना अशोक चौहान को, बहुत बड़े नेता थे वो नांदेड़ के, क्या हुआ? नांदेड़ में उनकी खुद की सीट वो अपना गवा बैठे। और सबका तो छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी का सीट उठा के देख लीजिए, नितिन गडकरी जी का सीट उठा के देख लीजिए, कपिल पाटिल, उसके बाद राव साहब दानवे, केंद्रीय मंत्री घर बैठ गए इनके, और नरेंद्र मोदी जी जस का तस जीत के आए हैं। बाकी एक बार आकलन कीजिएगा इनका, तो आपको समझ में आएगा कि पूरी तरीके से क्या होता है। अभी हमारे मुंबई जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरे बगल में उत्तर पश्चिम की एक सीट है, 3 बार रिकाउंटिंग कराया गया, और जो प्रत्याशी जीत चुका था 2 घंटा पहले, उसको 48 वोट से भी हराया गया। अब भी रविंद्र वाइकर को जिताया गया 48 वोट से, और 2 घंटा पहले वो आदमी को विजयी घोषित किया जा चुका है। तो अभी मोदी जी और ऐसा कला करेंगे और खेल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप लोग क्या करने वाले हैं? मोदी जी तो करेंगे, आप क्या करने वाले हैं? नीतीश जी को कैसे मनाएंगे? देखिए ना, हम बता रहे हैं, हमने देखिए अभी चंद्रमोहन अगर थोड़े दिन पहले की बात करेंगे तो नीतीश जी ने ही इस गठबंधन की नींव रखी है। नीतीश जी वो सब बातें पूरा देश जानता है। अभी नीतीश जी को ऑफर क्या देने वाले हैं आप? डिप्टी पीएम पे तो मानेंगे नहीं वो, क्योंकि वो तो जो है पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, ये भारत है, यहाँ पे एचडी देवगौड़ा कितनी सीट लेके प्रधानमंत्री बने थे आप भी जानते हैं। और रह गई दूसरी बात, हम जब मार्केट में आए, जब हम मैदान में उतरे, तो उस समय हमने बताया संविधान को खतरा है, तो हमने अपने मन से तो बताया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद भवन से लेके अपने मंच के प्रचार तक मीडिया बाइट में वो कहते थे 400 सीट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान में परिवर्तन करना है। वो हमने वो बात कही। जब हम गए तो पेपर लीक से निजात दिलाने के लिए चुनाव लड़ने की हमने बात की, हमने रोजगार की बात की, हमने महंगाई की बात की, हमने बेरोजगारी की बात की, हमने महिला जन कल्याण की बात की। लेकिन वहां पे जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सब की चर्चा छोड़कर उन्होंने किस चीज की चर्चा की? भैंस, मटन, मांस, मछली, मुर्गा और मुजरा। वो सब बातें हो चुकी है आशीष जी। देखिए थोड़ा आगे बढ़िए, अभी आगे की रणनीति बताइए। अभी आप मनाएंगे कैसे, सरकार कैसे बनाएंगे, ये बात अब सामने है। देखिए कुल मिला के ये बात तय है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, एनडीए गठबंधन के साथी जो हैं, जो आज वहां पे बैठे हुए हैं, वो इसके पहले हमारे साथ में गठबंधन में सरकार में रह चुके हैं, बड़े सम्मान के साथ में रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारत में लोकतंत्र की एक अच्छी खूबी है कि और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने एक दूसरे को कितना मान सम्मान देने का काम किया। उत्तर प्रदेश से ज्यादा संस्कृति के मामले में मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति क्या है। ये नरेंद्र मोदी जी को जो इतने चक्कर काटने पड़े और उसके बाद ये हालात हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको ठगा हुआ महसूस किया कि ये बंदे ने आने के बाद सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। ठीक है, आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है आशीष जी, ये सब बातें हो चुकी है, अब रिजल्ट आ चुका है सामने, कोई मतलब नहीं है। चंद्रमोहन चौबे जी, आप लोग बहुत मुश्किल है, कल ये जो मीटिंग करने वाले हैं, ये नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दे देंगे, फिर मोदी जी क्या करेंगे? नीतीश कुमार पीएम बन जाएंगे, राहुल गांधी डिप्टी पीएम बन जाएंगे, और फिर मोदी जी कहां जाएंगे? सपना देखे, सपना देखना कोई गलत नहीं है, मुंगेरी लाल के हंसने सपने देखे, लेकिन जब सपना टूटेगा तो वही श्रीमती सोनिया गांधी जी ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को यूं ही चकनाचूर किया था। ये सब सारे इंडिया का नारा लगाए थे। अभी भी भाजपा से क्या बोले चौबे जी? इंडी गठबंधन
इनका सब मिलकर भी जितने ये लोग, जितनी सीटें इनकी है, इनसे अधिक भाजपा की सीटें हैं। लेकिन चौबे जी आप ये तो मानेंगे मोदी जी कहीं ना कहीं जो है, जो उन्होंने फैसले लिए, जो उनके काम करने का तरीका था, जिस तरह से कांग्रेस के लोगों को लगातार अपनी पार्टी में ले रहे थे, वो सब फैसले आखिरकार गलत साबित हुए और कहीं ना कहीं नाराजगी भी है और संघ भी जो है वो साइलेंट था। अशोक चौहान और अजित पवार का नाम बता दीजिए इनको। ये बातें कहाँ से आई है, कौन कह रहा है, ये तो अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कभी ये सब बातें नहीं कही हैं। ये बाहर से बातें जो बना सकता है वो उत्तर बनाए। राज्य में चौबे जी, यूपी से जहां योगी आदित्यनाथ सीएम है, वहां पे आप इतनी बुरी तरह से हारते हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि जीत है ये। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वो सबको स्वीकार करना होता है। लेकिन हमने अभी आपसे क्या कहा कि ये जो भी आया ये सीटें, थोड़ी देर के लिए इन्होंने भ्रमित लोगों को जरूर किया है, अफवाह के आधार पर, झूठ के आधार पर। लेकिन चलिए, तब जनता का निर्णय फिर भी सर्वस्वीकार होता है। लेकिन आपको बता दें, जनता जनार्दन भली भांति इनको देखना इन्होंने शुरू कर दिया है। आज नीतीश कुमार जी को ये बड़ा सम्मान दे रहे। अभी नीतीश कुमार जी कह रहे थे, हाँ, मैं अभी आपके सामने जवाब दूंगा आपसे। ठीक है दिनेश शर्मा जी, आपको आप जो है एक तरफा मत सोचिए, पत्रकार हैं आप, ठीक है। आंकड़े कई बार क्या होता है राजनीति में जो है वो गणित कहते हैं, गणित से ज्यादा केमिस्ट्री काम करती है। केमिस्ट्री जो है उतनी अच्छी नहीं लग रही बीजेपी की, भले आप मैथमेटिक्स में देख रहे होंगे कि उनके पास आंकड़ा है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को पीएम बनाने का ऑफर मिलेगा तो वो इतनी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस उम्र में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इस उम्र में प्रधानमंत्री बनने का ऑफर छोड़ देंगे क्या? देखिए, इस समय मतगणना का अंतिम दौर चल रहा है और कमोबेश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अदरवाइज एनडीए गठबंधन के पास बहुमत है और एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, यानी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति जी पहले तो सबसे बड़े दल के नेता को ही आमंत्रित करेंगी सरकार बनाने के लिए। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार ने कई बार इधर उधर सत्ता के लालच में दल बदला है और वो सूत्रधार भी थे इंडी गठबंधन। लेकिन क्या ममता बनर्जी उनको इंडी गठबंधन का नेता बनाने के लिए तैयार होंगी? क्यों नहीं होंगे? जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, जब कोई ऑप्शन ही बचा नहीं है, केवल वही बचे हैं, तो क्यों नहीं होंगे? इसकी जिम्मेदारी में शर्मा, मेरी बात होने दीजिए। मैं इसकी जिम्मेदारी शर्मा जी को ऊपर भेज दूंगा। वो अगर जाते भी हैं उधर तो तब ना, जबकि वो इंडिया गठबंधन के आगे निकले। एंटी जो आपके वो है, क्या नाम है, तेलुगु देशम पार्टी के क्या नाम उनका, चंद्रबाबू नायडू, क्या वो उत्तर अपने राज्य के मुख्यमंत्री जो पद को ठुकराएंगे? उनको तो अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है, उनको बीजेपी की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी उनका इतिहास रहा है नायडू जी का, वो पहले भी छोड़ चुके हैं मोदी जी के साथ, और वो मुस्लिम वोटों का वहां पर राजनीति करते हैं। वो तो वैसे ही स्वाभाविक अलावी जो है वो कांग्रेस साथ आएंगे। नहीं तो क्या आपका मानना यह है कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ चले जाएंगे? पहले भी आ चुके हैं नायडू, इंडी गठबंधन के साथ। नायडू और नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बार्गेनिंग के ऊपर अगर कांग्रेस का यही डिसाइड करने वाली है क्या ऑफर देना है। हमें नहीं लगता, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। बिल्कुल ठीक है। आशीष मिश्रा जी बता दीजिए ना क्या ऑफर दे रहे हैं, बेकार में क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, बता दीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है पता है, हमारे शर्मा जी बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मान करता हूं मैं उनका, और चौबे जी भी हैं, बड़े भाई हैं। देखिए कैसा है पांडे जी कि लग किसी को नहीं रहा है, लगता किसी को नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि राजनीति जो है वो मैथमेटिक्स नहीं, केमिस्ट्री होती है, उसी से चलती है। और आपको एक चीज बताता हूं, आज पूरे देश में एक संदेश जा चुका है। एक सफेद रंग के टी शर्ट वाले ने एक सफेद रंग के टी शर्ट के पसीने ने लाखों रुपए के सूट को पानी में यूं ही उड़ा दिया। ये पूरे देश में संदेश जा चुका है। और राहुल गांधी जी को पूरा विपक्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं चौबे जी को ही पूछता हूं,
या हमारे शर्मा जी को पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को माना कि राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा सुधार आया है। और ये हर नेता की जिम्मेवारी है कि आपको अपने महलों, अपने एसी कमरों और कार्यालयों से बाहर निकल के जनता के बीच जाना होगा, उनकी समस्याओं को जानना होगा। आज वही चीजें हुई, राहुल जी को इसी चीज का परिणाम मिला है और आने वाले दिनों में बहुत सारे सुधार होंगे। और जब रह गई बात इंडिया गठबंधन बनाने की, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। हम आपको एक चीज बताते हैं, हमारे पास जो आएंगे ससम्मान के साथ में उनका आदर सम्मान किया जाएगा। देश की जनता को जो हमने वादा किया है, जातिगत जनगणना, 5 न्याय, 25 गारंटी, हर सुविधाएं हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इसमें तो समय लगेगा आशीष जी। ये तो दिनेश जी से बोल रहे थे, पहला मौका तो मोदी जी को ही मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सबसे बड़े दल को बुलाएंगी। आपको पता होगा, पहला मौका उन्हीं को मिलेगा। आपको पता होगा जब सहयोगी दल, जब एनडीए के सहयोगी दल अभी फिलहाल देखने के हिसाब से 239 सीटें जो है वो बड़े लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास है, बराबर। उसी तरीके में क्या भारतीय जनता पार्टी को वो राष्ट्रपति महोदया बुलाती है कि आप अपना बहुमत सिद्ध करो, और उनके सहयोगी दल यहाँ पर अनुपस्थित रहते हैं, नहीं जाते हैं, तो उनका परिस्थिति क्या होगा मैं आपको बताऊं। जिस प्रकार से कर्नाटक में आपने देखा होगा, येदुरप्पा भी बड़ी तैयारी के साथ में कहते विधानसभा के अंदर घुसने के पहले वो ताल ठोक रहे थे, दावे कर रहे थे, और जैसे ही उनको पहुंचते हैं और स्पीकर महोदय कहते हैं कि आप बहुमत का आंकड़ा अपना सिद्ध कीजिए, तो वो खड़े होकर डायरेक्ट एक शब्द में कहते हैं हमारे पास बहुमत नहीं है। यही चीज होगा। तो लगता है मोदी जी ऐसा बोलेंगे जबकि एनडीए को बहुमत हासिल हो चुका है। एनडीए एक गठबंधन है, उसको बहुमत हासिल है, तो मोदी ऐसा क्यों बोलेंगे? पांडे जी, मोदी जी के आज के शब्दों में आप सुन लीजिएगा। अभी हम डिबेट पे हैं, मैं भी थोड़े टाइम बाद रहेगा तो क्लिप ऐड कर दूंगा, आपको ट्वीट पे टैग कर दूंगा। मोदी जी का आज का आखिरी सेंटेंस यही होने वाला है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी तो वो चेंज कर दिया, बोलते हैं मेरे परिवारजनों, मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी। नहीं, आपकी तपस्या में मोदी जी कमी नहीं रह गई। आपने देश की जनता के साथ में झूठ कहा, आपने छलावा किया, इसी चीज का परिणाम आपको देखने को मिला। और ये पहली गाज थी, दूसरी गाज जल्द योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर गिरने वाली है, आप लिख के ले लीजिए। योगी आदित्यनाथ सेफ हो गया, अब क्या है, अब तो उनमें कोई खतरा ही नहीं बचा। एक ब्रेक के बाद लौटता हूं, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर, देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी, राजनांदगांव वाराणसी, चंबा भूतपुर गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरिद्वार, रुड़की, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो सिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज।
आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो देश को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है।
ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है। चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं,
पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए
देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और यह आंकड़ों में नहीं दिख सकता है। देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा,
देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी, एसटी, ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स से स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं, बहनों, बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है, हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे